है। इसके अंदर हम इंटरफेरेंस को जो हमने कल डिस्कस किया था, इंटरफेरेंस, उसके कुछ क्वेश्चंस हम पहले करेंगे, देन उसके बाद हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कैसे उसका पाथ डिफरेंस निकाला जाता है, कैसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन निकाली जाती है, उसके अलावा क्या उसके क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे। और आज ही अगर टाइम मिला तो हम जो इंटरफेरेंस होता है उसमें जब हम किसी थिन प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं YDSE में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो क्या रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का है उसमें हमें बोला गया है इन एन इंटरफेरेंस। हालांकि कल का जैसा ही क्वेश्चन है जो हमने कल भी किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है इन इंटरफेरेंस if I max upon I min is equals to 144 upon 81, then what will be the ratio of the amplitudes? What will be the ratio of amplitudes of the interfering wave? ऑप्शन ए है 144 अपॉन 81, ऑप्शन बी है 7:1, ऑप्शन सी है 1:7 और ऑप्शन डी है 12:9। ठीक है, हमें बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो हमें आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू दी हुई है ना। किसकी वैल्यू दी हुई है? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू दी हुई है। तो कैसे करें, हमें रेशियो निकालना है एम्पलीट्यूड का, यानी कि A1 अपॉन A2। तो वी नो दैट कि आई मैक्स अपॉन आई मिन ये हमने निकाला हुआ है, और आई मैक्स की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी? √I1 प्लस √I2 स्क्वायर, और अपॉन ये किसके इक्वल है? √I1 माइनस √I2 स्क्वायर, ये वैल्यू थी। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि वी नो दैट I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, और K इसमें एक कांस्टेंट आता है। K क्या आता है? इसमें एक कांस्टेंट आता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यहां से हम इसको अगर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिन, आई मैक्स अपॉन आई मिन। I1 की जगह मैं लिख दूं अगर KA स्क्वायर, है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? KA स्क्वायर। तो यहां से क्या बनेगा? ये √I1 जो है इसकी जगह मैं लिख दूंगा A1 स्क्वायर, और इसकी जगह लिख दूंगा A2 स्क्वायर। तो ये रूट में होगा तो A1 प्लस A2 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन ये क्या बन जाएगा? A1 माइनस A2, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, और ये हो जाएगा √I मैक्स अपॉन आई मिन। तो इसको मैंने लिखा A1 अपॉन A2, या ऐसे ही लिखा रहने दो इसको, और मैं रूट की जो वैल्यू है मेरे पास उसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, और हमें आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू दी हुई है 144 अपॉन 81। तो इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा? ये बचेगा 12 अपॉन 9। ठीक है, 12 अपॉन 9। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 9A1 प्लस 9A2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12A1 और माइनस 12A2। अब इसको ट्रांसपोज करो, A1 वाले एक तरफ और A2 वाले एक तरफ, तो ये बनेगा 3A1 और ये इक्वल्स टू 21A2। तो यहां से हमें निकालना है A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 3। तो ये रेशो आ जाएगा 7:1। तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 7:1। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 7:1। तो इस तरह से करना है। मैथमेटिक्स से सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज तो खेल खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका जैसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू इंटरफेयरिंग वेव्स having intensities x and y meets at a point with time difference 3t/2. What will be the resultant intensity? What will be the resultant intensity at that point? ऑप्शन ए है हमारे पास √x + y, ऑप्शन बी है हमारे पास √x + √y और √xy, ऑप्शन सी है हमारे पास x + y + 2 और ऑप्शन डी है हमारे पास x + y / 2x पर। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रीड करो। क्वेश्चन में बोला गया है टू इंटरफेयरिंग वेव्स हैविंग इंटेंसिटी x एंड y, इंटेंसिटी x y, टाइम डिफरेंस दे रखा है 3t/2। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, है ना। तो फेज डिफरेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का रिलेशन, तो सिंस डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/t और इनटू टाइम डिफरेंस। हमें क्या गिवन है, हमें टाइम डिफरेंस गिवन है 3t/2। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2π/t और ये हो गया 3t/2। तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3π वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा फाई की। हमें बोला है क्या निकालना है, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है किस पर, उस पॉइंट के ऊपर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू रख दें तो I इक्वल्स टू √I1। हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, I इक्वल्स टू I1 + I2 + 2 √I1 और √I2 और ये हो जाएगा कितना, cos फाई। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है x और I2 की वैल्यू कितनी है y और ये हो गया 2 √xy, कितना हो गया cos 3π। भाई cos पाई 180 डिग्री वो वैल्यू देगा माइनस, cos 2π वो क्या वैल्यू देगा, cos 2π वैल्यू देगा 360 डिग्री और cos 3π जो है वो वैल्यू देगा अगेन किसकी, माइनस की। cos 3π जो है वो अगेन किस में वैल्यू देगा, माइनस में देगा। ये जो cos 3π है ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 3π को आप ऐसे लिख सकते हो cos 2π + π। ठीक है, cos 2π + π ऐसे लिख सकते हो। तो cos 2π + π, तो पाई प्लस यानी कि cos कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में चला गया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -cos 2π। क्या वैल्यू आ जाएगी, -cos 2π ये वैल्यू आ जाएगी। तो -cos 2π कितना हो जाएगा, 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + y और 2 √xy और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये क्या वैल्यू देगा, माइनस। तो आंसर अगर हम चेक करें तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पर आप सही करो इसको, यहाँ पर आप लगा लो माइनस। तो राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, कॉस। हाँ, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फिर उसके बाद यंग डबल स्लिट स्टार्ट करते हैं। नहीं, यंग डबल स्लिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको किसके, इंटरफेरेंस के। अब हम स्टार्ट करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने बात की थी किसकी, कोहेरेंट सोर्स इनकोहेरेंट सोर्स में।
तो कोहेरेंट सोर्स में जो डिवीजन बाय वेव फ्रंट था, है ना, डिवीजन बाय वेव फ्रंट के जिसमें एग्जांपल में था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, उसमें क्या था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा हमारे पास उसके अंदर क्या क्या था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर। ये तीनों किस में आते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं सीधा इसका डायग्राम बना के आपको इसकी चीज़ें बताता हूं कि कैसे कैसे इसके अंदर कौन सी वैल्यू आती है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट में हम लिखते हैं YDSE, YDSE। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक लाइट सोर्स होगा जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा। ये लाइट सोर्स हो गया, और ये कौन सा लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, जिसके लिए हम सोडियम लैंप का यूज करते हैं जनरली। यहां से लाइट निकलेगी, सामने हमने क्या लगाया हुआ है, एक वॉल है जिस पर 2 स्लिट्स कटे हुए हैं। यहां पर एक वॉल है जिसके ऊपर 2 स्लिट्स कटे हुए हैं ऐसे। ये स्लिट्स जो हैं, इनकी जो गैप है, ये जो स्लिट का गैप, ये 1 mm के आसपास है। तो ये स्लिट है, इसको मैंने बोला S1 और इस स्लिट को मैंने बोला S2। यहां से वेव फ्रंट निकलेगा, वेव फ्रंट निकलेगा निकलेगा निकलेगा, यहां पहुंचेगा। तो यहां पर जब वेव फ्रंट पहुंचेगा तो वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही यहां पर वेव फ्रंट आएगा तो यहां से भी लाइट निकलती हुई दिखेगी। तो ये जो S1 S2 जो है स्लिट, ये सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। तो S1 और S2 जो हैं वो स्लिट है, और ये किसकी तरह काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। इन दोनों के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी, यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी दोनों में, उसको मैंने लिख दिया D। उसको किससे लिख दिया, D से लिख दिया। मान लेते हैं सोर्स और स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो A है, मान लेते हैं ऐसा। सोर्स से और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A। ठीक, फिर सामने हमने लगा दी स्क्रीन, यहां पर लगा दी हमने स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और स्क्रीन और जो स्लिट्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई D, वो हो गई D। और ये सेंटर लाइन है, ये क्या है, सेंटर लाइन। अब यहां से वेव निकलेंगी और यहां से भी वेव निकलेंगी। यहां से इस तरह से स्पेरिकल वेव जनरेट होंगी, यहां से इस तरह से स्पेरिकल वेव जनरेट होंगी, और ये स्पेरिकल वेव जनरेट होके कहां पहुंचेगी, इस पर पहुंचेगी। सिमिलरली यहां से भी स्पेरिकल वेव जनरेट होंगी। तो ये जब स्पेरिकल वेव एक दूसरे से इंटरफेरेंस करेंगी, जब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो इंटरफेरेंस होगा, है ना, यानी कि जो 2 वेव्स चल रही हैं तो उनके बीच में क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन होगा। सुपर पोजिशन होगा तो किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी और किसी पर मिनिमम मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जिसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है x, सेंटर से डिस्टेंस है x। तो यहां से जो वेव जा रही है वो पाथ बना रही है ये S1P, और यहां से जो वेव जा रही है वो पाथ बना रही है कितना, S2P। ये पाथ बन रहा है S1P और S2P, ये पाथ बन रहा है। तो ये पाथ डिफरेंस हमें निकालना है। ये क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा इस तरह से। ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये परपेंडिकुलर है, और ये जो एंगल है इसको मैं नाम दूंगा थीटा, थीटा एंगल नाम दूंगा। ये एंगल को क्या नाम दूंगा, थीटा। तो एक ट्राइंगल तो मैं ऐसे निकाल दूंगा बाहर, ये ट्राइंगल निकल गया, ये ट्राइंगल निकल गया। इसमें ये हो गया S1 और ये हो गया S2, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं M। तो ये हो गया M, ये परपेंडिकुलर है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, D है, और ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है। ये जो S2M होगा इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस, इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस, जिसको हम लिख देंगे डेल्टा से। पाथ डिफरेंस मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि S1P ये हमें दिख रहा है एक पॉइंट पर मिल रही है, पर ये एंगल जो है इनके बीच में इतना कम होता है, इतनी सारी वेव्स होती है कि लगभग पैरेलल होती है। तो S1P इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू S2P, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, S2P में से आप क्या कर दोगे, S1P को माइनस कर दोगे। तो ये जो डेल होगा ये क्या होगा, S2P में से आपने माइनस कर दिया किसको, S1P को। ठीक है, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल और उठाऊंगा मैं। एक ट्राइंगल में कौन सा वाला उठाऊंगा, ये वाला, यहां से बनाऊंगा एक ट्राइंगल सेंटर से ऐसे, और ये ट्राइंगल मैंने बनाया एक, ये ट्राइंगल,
और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ से ये x है और ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस वो है d। तो ये ट्राइंगल हमें वैल्यू देगा किसकी, साइन थीटा की, नहीं टेन थीटा की। ये ट्राइंगल क्या बोल रहा है, टेन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है, x अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, बेस हो गया। इफ एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल देन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाई डी। और एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सा वाला आया था, एक ट्राइंगल आया था हमारे पास ये ट्राइंगल आया था। तो ये कितना था S1, ये कितना था S2, और ये डिस्टेंस थी स्लिट की d, और ये था डेल, और यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया डेल और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, डी। तो यहाँ से डेल जो है वो किसके बराबर हो गया, डी साइन थीटा। डेल यानी कि पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर बन गया, डी साइन थीटा के इक्वल बन गया। ठीक है, पाथ डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, डी साइन थीटा के इक्वल हो गई। पाथ डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू डी साइन थीटा के इक्वल हो गई। और इसके अलावा और हम कहाँ से निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस की वैल्यू, यहाँ से अगर आप एंगल को देखो, यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस हो गया डेल, और यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाली, थीटा की। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स अपॉन कैपिटल डी, एक्स अपॉन कैपिटल डी। अब पाथ डिफरेंस जो है उस पाथ डिफरेंस से हमें अलग अलग कंडीशन बनानी है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और एक किसकी बनानी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या बनेगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए। वो किसके लिए बनेगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम जो इंटरफेरेंस है यानी कि मिनिमम के लिए हम किसकी कंडीशन बनाएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो मैक्सिमम के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं किसके बराबर होगा, एन लैम्बडा के इक्वल होगा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए हम जानते हैं ऑलरेडी किसके बराबर होगा, 2n-1 लैम्बडा बाई 2। अगर हम n की वैल्यू को कहां से ले रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और n की वैल्यू को अगर आप प्लस से स्टार्ट करोगे तो उसके लिए क्या लिखोगे, 2n+1 और लैम्बडा बाई 2 वहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, वहां से स्टार्ट करोगे। तो अभी मैंने आपको कहा कि जो थीटा है, थीटा, उस थीटा की वैल्यू टेन थीटा हमने क्या ले लिया, x अपॉन डी, और यहां से पाथ डिफरेंस मैंने कितना लिख दिया, डी साइन थीटा। अब एंगल अगर स्मॉल है, एंगल क्या है, स्मॉल है, तो साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, अगर एंगल स्मॉल है। तो यहां से स्मॉल है, एंगल स्मॉल है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस एंगल इज स्मॉल, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, जो हम लिख रहे हैं डी साइन थीटा, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, डी टेन थीटा भी लिख सकते हैं। उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से डाल देता हूं तो डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन कैपिटल डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन कैपिटल डी। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल, तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, ये हो गया डी एक्स अपॉन कैपिटल डी, और आप इसको लिख सकते हैं डी साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल करने में काम आएगी। अब यहां पर हमारे एक्स की जो पोजीशन है उसके लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए। एक सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन बनाएंगे और एक बनाएंगे हम सेंट्रल मिनिमा की। तो x इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। भाई P पॉइंट है यहां पर, ये P पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है सेंटर में, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। जो यहां बीचों बीच है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है x। तो इस x की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम एट P, फॉर मैक्सिमम एट P, रुको एक बार, तो मैक्सिमम एट P, उसके लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, एन लैम्बडा के इक्वल होगा। जहां n की वैल्यू, वेयर n इक्वल्स टू कितना होगा, 0,
+-1 +-2 एंड सो ऑन। और फॉर मिनिमा एट P डेल इक्वल्स टू कितना होगा, या तो होगा 2n-1 λ/2 और या फिर क्या लिखा जाएगा 2n+1 λ/2। अगर 2n-1 λ/2 लिखोगे तो n की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 1 से चलेगी। 1 2 1 2 +-1 मैंने प्लस माइनस में ये वैल्यू चलेगी +-1 +-2 एंड सो ऑन। और अगर आप प्लस में लिख रहे हो तो n की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 0 1 2 और ये प्लस माइनस में रहेगा, तो इस तरह से वैल्यू चलेगी। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल पाएंगे किसकी, जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हम निकाल पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से n लैम्डा रखूँ, तो अगर मैं रखता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो फॉर मैक्सिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये मैक्सिमम की वैल्यू हो गई है ना, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। और मैक्सिमम का मतलब हो गया ब्राइट फ्रिंज, है ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसका मतलब क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज। और मिनिमम की कंडीशन हम निकाले फॉर मिनिमा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हम लगाएं तो उस केस में क्या लगाएंगे, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। मैं 2n-1 वाला फॉर्मूला अगर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो यहां से हमें एक्स एन की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 2n-1 अपॉन 2d अपॉन 2d, और ये हो जाएगा लैम्डा डी। तो ये हो जाएगा किसके लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। और ये हो जाएगी डार्क फ्रिंज। ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास डार्क फ्रिंज का केस बन जाएगा। तो यहां से ये पोजीशन निकल गई किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। फ्रॉम, ये कहां से निकाल रहे हैं हम, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो दोनों जो लोकेशन है ये कहां से निकालिए, सेंट्रल मैक्सिमा से निकालिए। यानी कि हमारे पास जो ये स्क्रीन है, ये जो हमारे पास स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पर ये पॉइंट है बीच में, सेंटर पॉइंट O। तो यहां से जो फ्रिंज बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, एक बन गई ब्राइट, एक बन जाएगी डार्क, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। एक बन जाएगी फिर से ब्राइट, और फिर एक क्या बन जाएगी, डार्क बनेगी, फिर से क्या बन जाएगी, ब्राइट बन जाएगी। तो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बनेगी। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये कौन सी है, ये ब्राइट है, तो ये क्या बन जाएगी, डार्क। फिर से ये ब्राइट है तो ये क्या बन जाएगी, डार्क। फिर से ये ब्राइट है, फिर ये क्या बन जाएगी, डार्क। तो ऑल्टरनेट हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है, ऑल्टरनेट हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, जो कि हमने निकाल ली ऑलरेडी। एक्स एन भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया हमने, जो दूसरी वाली वैल्यू है हमारी डार्क फ्रिंज की, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास किसके अंदर, YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, कि यदि स्लिट्स वर्टिकल है तो जो पाथ डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे d साइन थीटा, और यदि स्लिट्स हॉरिजेंटल है तो जो पाथ डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे d cos थीटा। तो मैं नोट लगा के लिख देता हूं कि इफ स्लिट्स आर वर्टिकल, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा इस तरह से चल रहा है, और जो स्लिट्स हैं वो ऐसा है, ये स्लिट है, ये स्लिट है, ये सेंटर लाइन है। तो अगर ये कहानी हमारे पास है, ये वाली कहानी हमारे पास है ऐसा, ये S1 है और ये S2 है, तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, d साइन थीटा के इक्वल होगा। ये एंगल हो गया थीटा, तो ये S2P माइनस S1P इक्वल्स टू क्या होगा, d साइन थीटा। ठीक है, एक मिनट रुको।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, S2P माइनस S1P इक्वल्स टू D साइन थीटा यदि स्लिट्स वर्टिकल है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, डेल। एंड इफ स्लिट्स आर हॉरिजेंटल, यदि स्लिट्स कैसी है, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब जो स्क्रीन है वो तो ऐसी है, और जो स्लिट्स हैं वो इस तरह से रखी हैं। यहाँ पे रखा है S1 और यहाँ पे रखा है S2 और ये पॉइंट है P। तो लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो जो पाथ डिफरेंस है वो हमें ऐसे निकालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस कहलाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, पाथ डिफरेंस, और ये बन जाएगा एंगल थीटा, ये एंगल बन जाएगा थीटा। तो इस केस में जो पाथ डिफरेंस होगा डेल वो किसके इक्वल होगा, वो होगा D cos थीटा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जब स्लिट वर्टिकल होगा तो पाथ डिफरेंस लिखेंगे हम D साइन थीटा, और जब स्लिट्स हॉरिजेंटल हैं तो उस केस में पाथ डिफरेंस जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे D cos थीटा। मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ इसके आगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार क्वेश्चन में एक लाइन लिख के छोड़ देंगे और उसके बाद क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत आराम से होगा, ठीक है, ये तो बहुत आराम से होगा, पर एक्चुअल में उसमें गड़बड़ क्या हो रही होगी, उसमें स्लिट को वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल कर दिया होगा, तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, टू ऑल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज is known as fringe width, इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रिंज विड्थ नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स एन की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी आई थी, n लैम्बडा डी अपॉन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये आया था n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये वैल्यू हमने लिखी n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और एक मैं ले लेता हूं xn+1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, n+1 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस को हम लिखेंगे बीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा xn+1 माइनस xn। तो ये बनेगा हमारे पास कितना, लैम्बडा डी अपॉन डी हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया n+1 माइनस n। तो n से n कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ आई वो कितनी आई, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये किसकी वैल्यू आ गई, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हम डार्क फ्रिंज के लिए निकालें, फॉर डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, xn का, वो फॉर्मूला आया था 2n-1 लैम्बडा बाई 2d और इनटू कैपिटल D। और अगर मैं लिख लूं xn+1 का, तो यहां पर चेंज क्या करूंगा, मैं इसको n+1 करूंगा, तो ये बनेगा 2n+1 माइनस 1 लैम्बडा अपॉन 2d और कैपिटल D। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2n, ये बनेगा 2 और ये -1 है, तो ये बनेगा 2n+1 लैम्बडा d अपॉन 2d। तो हमें क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होगा, xn+1 माइनस xn। तो ये कितना निकलेगा, 2n+ लैम्बडा d अपॉन 2d कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ गया, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d। ब्रैकेट में क्या रह गया, यहाँ रह गया 2n+1, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2n-1, तो 2n-1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो बीटा की वैल्यू अगेन कितनी मिल जाएगी, लैम्बडा डी अपॉन डी। तो इसका मतलब चाहे ब्राइट फ्रिंज है चाहे डार्क फ्रिंज है, दोनों ही केस में जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, दोनों ही केसेस में सेम आ रही है, ठीक है। अगर मैं ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच में निकालूं, तो डिस्टेंस बिटवीन
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। तो एक्स एन मैं ले लेता हूँ, वो ले लिया मैंने एन लैम्बडा डी अपॉन डी, और एक ले लिया, ये ले लिया मैंने किसके लिए, ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए ले लूँ मैं तो वो कितना हो जाएगा 2n-1 लैम्बडा अपॉन 2d और d। तो इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ एक्स एन ब्राइट माइनस एक्स एन डार्क, तो फॉर्मूला लिखा मैंने एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ से माइनस 2n-1 अपॉन 2 लैम्बडा, और ये हो गया कैपिटल डी। ठीक है, यही फॉर्मूला है। हाँ, तो कॉमन हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारे पास लैम्बडा, यहाँ पर आएगा ना, ये डी आएगा स्मॉल, और यहाँ पर लैम्बडा भी आएगा। तो कॉमन कितना निकाल लिया हमने, लैम्बडा डी अपॉन डी। तो ब्रैकेट में क्या रह गया, एन, ये एन रह गया, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2n-1 अपॉन 2, 2n-1 अपॉन 2, तो ये हो गया लैम्बडा डी अपॉन डी। एलसीएम हो गया कितना, 2, तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 2n, 2n ही बनेगा ना, यहाँ माइनस 2n और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +1। तो यहाँ 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्बडा डी अपॉन 2d, ये कितना हो जाएगा लैम्बडा डी अपॉन 2d। अगर मैं एक ब्राइट और एक डार्क के बीच में निकाल रहा हूँ, यानी कि ये कितना हो गया, β/2, ये जो डिफरेंस है कितना हो गया, β/2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अब जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया उसमें आप एक चीज ध्यान करो, मैंने थीटा की वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखी थी जब मैंने साइन थीटा निकाला था, यहाँ से एंगल, ये यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू लिखी थी मैंने x/d, और साइन थीटा की वैल्यू भी अगर स्मॉल है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x/d के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, x/d के इक्वल हो जाएगा। और फिर यहाँ से हमने ये फॉर्मूला निकाला था, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये रहा, x/d अपॉन डी और n लैम्बडा अपॉन डी। तो एक विड्थ होती है जिसको कहते हैं एंगुलर विड्थ, एक विड्थ होती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ जो है उसको हम शो करते हैं किससे, थीटा से, किससे शो करते हैं, थीटा से। तो वो थीटा हमारे पास कितना आया था, x अपॉन कैपिटल डी, थीटा कितना आया था, x अपॉन कैपिटल डी आया था। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास, x वाला, x इक्वल्स टू एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से x/d किसके इक्वल हो रहा है, ये हो रहा है d, x/d लैम्बडा अपॉन डी के इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है, लैम्बडा अपॉन डी। तो ये किसके इक्वल भी बन रहा है, लैम्बडा अपॉन डी। इसके अलावा जो हमने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिखा, तो फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूला में जो लैम्बडा अपॉन डी है वो किसके इक्वल बन रहा है, बीटा अपॉन डी। तो बीटा अपॉन डी, तो ये किसके इक्वल भी हो गया, बीटा अपॉन डी, बीटा अपॉन डी। अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि जो फ्रिंज विड्थ मैं निकाल रहा हूं वो कैसे निकाल रहा हूं, जो मैं ये एंगुलर विड्थ निकाल रहा हूं, तो मान लो एक ब्राइट फ्रिंज ये है, एक ब्राइट फ्रिंज ये है, तो यहां से ये विड्थ निकाल रहा हूं मैं, ये तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, बीटा। ठीक, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, एंगल कितना हो गया, थीटा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डी हो गई। ठीक, तो एंगल इज टू आर्क इज टू एंगल इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। तो बीटा इक्वल्स टू थीटा इंटू डी, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन डी। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर विड्थ कहते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है लैम्बडा अपॉन डी या बीटा अपॉन कैपिटल डी, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर विड्थ कहते हैं। ठीक है, अब यदि हमारा जो सेटअप है YDSC का, उसको हम किसी मीडियम के अंदर इमर्स कर दें, तो इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम ऑन फ्रिंज विड्थ, ऑन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ के ऊपर मीडियम का इंपैक्ट, कोई भी मीडियम जो है उसके ऊपर फ्रिंज विड्थ का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक,
तो मीडियम का इम्पैक्ट देखने के लिए म्यू हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके इक्वल होता है सी अपॉन वी। म्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी अपॉन वी के इक्वल होती है, ठीक है ना, सी अपॉन वी, जहाँ सी होता है स्पीड ऑफ लाइट और वी जो होता है स्पीड ऑफ मीडियम। जहाँ जो सी है वो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट और वी जो है वो क्या होता है स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ मीडियम ये होता है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो v है वो किसके इक्वल होता है एन लैम्बडा। v जो है v वो किसके इक्वल होता है एन लैम्बडा। एन का मतलब हो गया फ्रिक्वेंसी, f लिख लो इसको आप f लिख लो। f का मतलब हो गया फ्रिक्वेंसी, f का मतलब हो गया फ्रिक्वेंसी। तो यानी कि यहां से क्या निकल रहा है v प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, v प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा हो गया। तो इसका मतलब म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लैम्बडा के। म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्बडा के। तो अगर मैं यहां से लिखूं म्यू एयर अपॉन म्यू मीडियम, म्यू मीडियम, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लैम्बडा मीडियम अपॉन लैम्बडा एयर, लैम्बडा मीडियम अपॉन लैम्बडा एयर। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से लैम्बडा मीडियम जो है, लैम्बडा मीडियम वो किसके बराबर आ गया, लैम्बडा एयर अपॉन म्यू, लैम्बडा एयर अपॉन म्यू आ गया। अब नाउ सिंस वी हैव बीटा एयर, बीटा एयर किसके इक्वल है, वो है लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। और बीटा मीडियम जो है वो किसके इक्वल होगा, लैम्बडा मीडियम कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। भाई डी और स्मॉल डी की सेहत पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अब अगर मेरे को फ्रिंज विड्थ निकालना है तो बीटा एम अपॉन बीटा एयर करना पड़ेगा। तो यहां से ये क्या बनेगा, ये बनेगा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा एयर का रेशो। तो ये बनेगा लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एयर, और कैपिटल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एयर यहां से हमने निकाला वो किसके इक्वल आया, 1 अपॉन म्यू। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन म्यू, यानी कि बीटा एम किसके इक्वल हो गया, बीटा अपॉन म्यू। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि यदि आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में इमर्स कर देते हैं तो उसकी फ्रिंज विड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हेंस इफ वी immersed YDSE in a medium, then its fringe width get reduced, because RI यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा यदि हम इसको किसमें इमर्स कर देते हैं, किसी मीडियम में इमर्स कर देते हैं। ठीक, उसके बाद एक और पॉइंट लिख लो, 1-2 पॉइंट और बता देता हूं कि यदि N1 फ्रिंजेस हैं जो विजिबल हो रही हैं किसी वेवलेंथ लैम्बडा पर, लैम्बडा 1 पर, N1 फ्रिंजेस जो हैं वो किसी वेवलेंथ लैम्बडा 1 पर विजिबल हैं, और N2 जो फ्रिंजेस हैं वो किसी वेवलेंथ लैम्बडा 2 पर विजिबल हैं। तो सेम फील्ड के लिए क्या पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इफ N1 fringes are visible, N1 fringes are visible in a field of view, with light of wavelength lambda 1, and N2 fringes are visible in same field with light of wavelength lambda 2, then N1 lambda 1 इक्वल्स टू क्या होगा, N2 lambda 2। कंडीशन लगेगी N1 lambda 1 इक्वल्स टू N2 lambda 2।
अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि nth फ्रिंज दे रखी है आपको कोई ब्राइट फ्रिंज और mth फ्रिंज दे रखी है आपको कोई दो फ्रिंज है, एक है nth और एक है mth। दो केस बन सकते हैं कि दोनों अगर ब्राइट फ्रिंज है तो दोनों के बीच की आप क्या निकाल दो, डिस्टेंस बता दो। एक केस ये हो सकता है कि एक ब्राइट और एक डार्क हो तो दोनों के बीच की क्या बता दो, डिस्टेंस बता दो। तो वो भी मैं लिख देता हूं, सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस, सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस। हालांकि निकालते कैसे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तो पहला बिटवीन nth ड्राइट, बिटवीन nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट एंड mth ब्राइट। तो वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, बस उसको माइनस करना है। तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, एक हो जाएगा एम लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन माइनस एम और इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू आपको पता ही है। और दूसरा केस अगर ये पूछ लिया जाए कि nth ब्राइट एंड mth डार्क, तो इसके केस में दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है m की वैल्यू ज़्यादा हो सकता है n की वैल्यू ज़्यादा हो। तो यदि n ज़्यादा है m से, इसमें पहला केस इफ n ग्रेटर देन m है तो डेल्टा x की वैल्यू यानी कि दोनों फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस वो क्या बनेगी, वो बनेगी n माइनस एम प्लस 1/2 और बीटा। ये निकलेगा कैसे, जैसे मैंने वो बताया था आपको कि जो डार्क फ्रिंज है और ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच की विड्थ निकाल के बताई थी, वैसे ही निकलेगा ये। बस डिफरेंस क्या है, वहां पर मैंने n में से n प्लस nth डार्क में से nth ब्राइट को माइनस कर दिया था, या nth ब्राइट में से nth डार्क को माइनस कर दिया था। यहां पर एक की वैल्यू ले लो n और एक की वैल्यू ले लो m, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यदि इफ m ग्रेटर देन है n, m ग्रेटर देन है n, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा m माइनस n माइनस 1/2 बीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बन जाएंगे। ये वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने करा था, एक्स एन में से मैंने माइनस किया था एक्स एन डार्क को ब्राइट में से, तो मैंने फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला बन गया था एन लैम्डा डी अपॉन 2d। वो फॉर्मूला बन गया था क्योंकि वहां मैंने एन लिया हुआ था दोनों जगह। अब यहां पर एक एन ले लो और एक ले लो एम, तो फिर उसके हिसाब से एक बार एक को ज़्यादा कर दो एक को कम कर दो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यंग डबल स्लिट में हमारे पास एक्सपेरिमेंट में ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं और ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। एक और मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लगा के, यदि जो सोर्स है, सोर्स वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, द सोर्स मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, जो सोर्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, अदरवाइज ड्यू टू स्मॉल फ्रिंज विड्थ, क्योंकि बीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के, सिंस बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। और डी क्या है, स्लिट्स के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत कम हुई तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर ये डी बहुत ज़्यादा हो गया तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, बहुत कम होगी। तो सोर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर सोर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए तो फ्रिंजेस जो हैं उनकी विड्थ कम हो जाएगी, यानी कि वो ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, वो क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी और वो यूनिफॉर्मली एलिमिनेट करना चालू कर देंगी। तो द सोर्स मस्ट बी, द स्लिट्स मस्ट बी, slits must be close to each other, close to each other, otherwise beta is very small, बीटा की जो वैल्यू है फ्रिंज विड्थ वो बहुत कम हो जाएगी, एंड द आई कैन नॉट एंड वी कैन नॉट रिजॉल्व and we cannot resolve fringes from our eyes, and we see a uniform illumination,
यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, वी सी अ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, मतलब सब कुछ हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं कि बीटा किस किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिंज विड्थ कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रिंज विड्थ कम होगी तो क्या होगा, ज़्यादा होगी तो क्या होगा। इस तरह के इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनते भी हैं, ठीक है ना। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो इसकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये, इसमें हमें बोला गया है इन YDSC एक्सपेरिमेंट, इन YDSC experiment, the slit separation is 1 mm, the slit separation is 1 mm and the screen is 1 meter from the slit. Screen is 1 meter from the slit for a monochromatic light of wavelength, monochromatic light of wavelength 500 nm, the distance of the third minima, from the central maxima, is मिनिमा की डिस्टेंस बतानी, तो मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाना है। ऑप्शन ए हमें दिया है 0.50 nm, ऑप्शन बी हमें दिया है 1.25 nm, ऑप्शन सी हमें दिया है 1.50 nm और ऑप्शन डी हमें दिया है 1.75 nm। ये हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें किसकी पोजीशन चाहिए, मिनिमा की पोजीशन चाहिए, मिनिमा, क्योंकि थर्ड मिनिमा की बात हो रही है। तो xn 2n-1 1 अपॉन 2d और ये हो जाएगा लैम्बडा डी। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, n की जो वैल्यू है वो कितनी है, थर्ड है, 3 है। d की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। स्मॉल d की वैल्यू 1 mm है, तो उसको लिख देंगे हम 10⁻³ मीटर। तो इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 2n, n की वैल्यू हो गई 3 - 1 अपॉन 2 × 10⁻³ ये हो जाएगा 1, और लैम्बडा की वैल्यू कहाँ है, 500 nm। तो लैम्बडा कितना है, 500 nm, 500 × 10⁻⁻9 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 2 6 -1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा 10⁻5, तो ये हो जाएगा 5 और ये 10⁻⁻4 बचेगा यहाँ से, तो ये होगा 25/2 × 10⁻⁻4, 25/2 × 10⁻⁻4 इतना बचेगा ये, ठीक। और 25/2 जो है वो हो जाएगा 12.5 और इंटू 10⁻⁻4, तो इसको mm में ले लो, 1.25 × 10⁻⁻3 मीटर, और इसको बदल दो mm में, तो ये आंसर आ जाएगा 1.25 mm। तो सही आंसर जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 1.25 mm आएगा। यहाँ mm लिखो, ये nm नहीं ले आएगा, mm लिखो, mm। तो इसको mm करो ना, हाँ mm है ये, mm, तो ये भी mm हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, b। राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, b, mm, 1.25 mm, ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि द टू स्लिट्स, क्वेश्चन है द टू स्लिट्स
at distance of 1 mm, at distance of 1 mm are illuminated by the light of wavelength, by the light of wavelength 6.5 into 10 power minus 7 meter. The interference fringe are observed on the screen, placed at a distance of 1 meter, distance of 1 meter. The distance between third dark and fifth bright fringe, the distance between third dark and fifth bright fringe is, देखो भाई, तो यहां n की जो वैल्यू है वो फिफ्थ है और m की वैल्यू है थर्ड, तो n ग्रेटर देन m हो गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है इस केस में, ये है n माइनस m प्लस 1/2 और इंटू बीटा। बीटा कितना होता है, लैम्बडा डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो डेल्टा x, n की वैल्यू 5 माइनस 3 प्लस 1/2, ये होगा लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना है 1 मीटर और स्मॉल डी कितनी है 1 mm। तो यहाँ पर 1 मीटर और ये हो गया 1 mm। 1 mm का मतलब हो गया 10 पावर माइनस 3। तो ये कितना हुआ 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 और 2 प्लस 1/2 कितना हो गया 5/2। 5/2 इंटू 6.5, 5/2 इंटू 6.5 और इंटू 10 पावर माइनस 4 ये हो गया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 532.5 अपॉन 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 और ये हो जाएगा 16.25 इंटू 10 पावर माइनस 4, जिसको आप mm में लिखो तो ये हो जाएगा 1.625 mm। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.625 mm, जो कि सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर m ग्रेटर देन होता n से तो फिर फॉर्मूला आप ये लिखते, m ग्रेटर देन n होता तो ये फॉर्मूला लिखते, कौन सा, m माइनस n माइनस 1/2 बीटा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से यूज करना आ गया होगा किस तरह से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन फिर उसके बाद हम जो हमारे पास जो मेथड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के हम बाकी के जो हैं जो फ्रेनेल बाइप्रिज्म है, लॉयड मिरर है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।